हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग संविधान का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में जानते हैं। और इसका अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें, इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में हम लोग जानते हैं। इन शॉर्ट में अगर कहें तो CAG के रूप में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये CAG का जो पद है यह हमारे भारतीय संविधान में यह क्यों अनिवार्य है, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या शक्तियां हैं, इनके क्या कार्य है, इन सब के बारे में जो आज की क्लास में हम लोग जो है डीपली जानेंगे, ताकि एग्ज़ाम से यानी एग्ज़ाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो आपका मिस ना हो। लेकिन हम इस चैप्टर को या इस पद को जिसे CAG के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इस पद का सृजन की आवश्यकता हमारे संविधान में क्यों पड़ी, क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पद का सृजन किया, उसके यानी उसके बेस को हम लोग सबसे पहले, यानी इस पद को जानने से पहले हम लोग उस बेस को जानने का प्रयास करेंगे कि इस पद के सृजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आपका लोकतंत्र के 4 आधार माने जाते हैं आपका, जिसमें कि सबसे पहला हो गया आपका न्यायपालिका। दोस्तों, न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक तत्व माना जाता है, तथ्य माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे मूल आधार होता है न्यायपालिका होता है। और न्यायपालिका भी इस तरह की जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, सुदृढ़ हो, यानी कि वह किसी के दबाव में रहकर कोई कार्य ना करे, वह बिल्कुल स्वतंत्र हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, वह किसी के भी प्रेशर में रह कर के या किसी के दबाव में रह कर के कार्य ना करे। तो ऐसा लोकतंत्र के लिए ऐसी न्यायपालिका का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए आपका आवश्यक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार है वह है आपका चुनाव आयोग। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में चुनाव आयोग के द्वारा ही जो है आपका क्या होता है, जो हमारे राजनेता है वह हमारे चुने जाते हैं। और इन राजनेताओं के द्वारा ही क्या होता है कि भारत का जो है शासन प्रशासन चलता है। तो अगर चुनाव आयोग जो है सुदृढ़ नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, यानी जिस प्रकार न्यायपालिका का सुदृढ़, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है, उसी प्रकार जो है एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जो है आपका चुनाव आयोग का भी स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना, सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो जो राजनेता जो इनके थ्रू जो चुन कर के आते हैं तो वह सही नहीं आएंगे। और जब सही लोग जो है राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर लोकतंत्र के लिए यह अच्छा साइन नहीं माना जाता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व हो गया आपका लोकतंत्र का दूसरा आधार आपका ये चुनाव आयोग। तीसरा जो आपका हो गया आपका CAG, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऐसे तो डीपली हम लोग अंत में जानेंगे इसका कार्य, किंतु इसका कार्य को अगर मोटे तौर पर हम लोग जानने का प्रयास करें तो ये क्या करते हैं कि जो लोग सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, तो उनका आय और व्यय का जो है ब्यौरा आपका CAG रखते हैं। तो जो जब आय और व्यय का ब्यौरा CAG रखेंगे तो वह किनके आय और व्यय का ब्यौरा रखेंगे, तो सरकार का। तो सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा रखते हैं, तो इसका भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुदृढ़ होना और मजबूत होना बहुत आवश्यक है। चौथा जो महत्वपूर्ण आपका आधार है वह है आपका UPSC। तो दोस्तों, ये UPSC का जो पद है यह भी जो है हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और इसका भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुदृढ़ और मजबूत होना आवश्यक है। तो आप लोकतंत्र के 4 आधार के रूप में हम लोग जान रहे हैं न्यायपालिका, चुनाव आयोग, CAG
और यूपीएससी। तो इन चारों ये जो चारों संस्थाएं हैं लोकतंत्र के आधार के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, तो इन चारों संस्थाओं का स्वतंत्र, सुदृढ़, मजबूत होना जो है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं चार आधारों में से जो है आज हम लोग सीएजी के बारे में पढ़ेंगे और इस पद के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपका जो आपका सीएजी का जो पद है, इसका जो वर्णन किया गया है आपका आर्टिकल 148 में जो है इसका वर्णन किया गया है। यानी कि सीएजी के पद का वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आपका आर्टिकल जो है 148 में इस पद का वर्णन किया गया है। बात करें अगर योग्यता की हम लोग, तो योग्यता की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो संविधान के किसी भी आर्टिकल में है जो इसकी योग्यता के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, मीन्स इसकी योग्यता का वर्णन नहीं किया गया। यानी कि यह जो सीएजी का जो पद है, यानी इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठेंगे उनकी क्या योग्यता है, इसका निर्धारण संविधान में नहीं किया गया। हाँ, इसका जो निर्धारण संसद के ऊपर छोड़ा गया, यानी संसद के ऊपर छोड़ा गया कि संसद इसका निर्धारण करेगी कि कौन सा व्यक्ति जो है आपका इस पद के लिए जो है आवश्यक होगा। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं दोस्तों, तो उन वैसे लोगों को जो है इस सीएजी के पद पर जो है नियुक्त करते हैं। तो यह कानून किसने बनाया दोस्तों? तो आपका संसद के द्वारा बनाया गया 1971 का कानून के तहत जो है अब तक जो है यह पद आपका चल रहा है। तो आपका ये संसद के द्वारा निर्धारण किया गया है इसको कि ये योग्यता यानी आईएएस पद का जो व्यक्ति होगा, आईएएस जो व्यक्ति होगा उसे जो है इस पद पर जो है बैठाया जाएगा। अब बात करें हम लोग नियुक्ति की दोस्तों, तो नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो इसकी नियुक्ति जो कौन करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपका सीएजी की नियुक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। और राष्ट्रपति किनके परामर्श पर नियुक्ति करते हैं दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जितनी नियुक्ति करते हैं, जो भी इनका कार्य होता है, जो भी इनकी शक्तियां होती है, तो वास्तव में जो है उसका उपयोग कौन करते हैं? तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है सीएजी की पद का जो है सीएजी के पद की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल थॉट है और आप भी जो है इस पर विचार कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है आपका सीएजी पद की नियुक्ति हो रही है, ठीक है। और सीएजी का मूल कार्य क्या है दोस्तों? आय और व्यय का ब्यौरा लेना, यानी लेखांकन करना। तो जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति के द्वारा, वह व्यक्ति मंत्रिपरिषद के खर्चों का किस प्रकार से सही मूल्यांकन कर पाएंगे, किस तरह से जस्टिस कर पाएंगे। यहाँ पर क्या किया गया है कि मंत्रिपरिषद के यानी जो मंत्रिपरिषद के सलाह पर जो उसको नियुक्ति किया गया है राष्ट्रपति को, तो मंत्रिपरिषद के ही कार्य का जो है उनको लेखांकन करना है, उनको ब्यौरा देना है, उनका ऑडिटिंग करना है। तो यहाँ पर कहीं से भी जो है यह पद जो है आपका यानी एक तरह से कह सकते हैं यह हेल्दी लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि वह उसके यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही जो है नाम सजेस्ट किया गया है। तो वह व्यक्ति, अगर आप डीपली देखिएगा, आपका राजनीति को समझिएगा, तो ये चीज़ इतना आसान नहीं है, यानी स्वतंत्र होकर के यहाँ कार्य करना जो है संभव नहीं है। तो एकदम जो हमारे संविधान में गोल्डन जीरोज़ जो है बहुत सारे, तो उनमें एक इनको कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, नियुक्ति होती है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अब हम लोग बात करते हैं शपथ की।
तो शपथ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, शपथ से पहले एक और बात कहना चाहूँगी दोस्तों, इसके नियुक्ति के संबंध में वारंट यानी अधिपत्र जो है जारी होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोस्तों बहुत सारी नियुक्तियां की जाती है, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, आपका चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, यानी इससे के अलावा भी बहुत सारे पदों पर जो है नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। किंतु सब में जो है वारंट या अधिपत्र जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है जारी नहीं किया जाता है, किंतु इस सीएजी के पद के लिए जो है आपका वारंट जारी होता है। और बात करें तो जो अन्य राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर्स, उनके लिए भी जो है वारंट जारी होता है। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी जो है वारंट जारी होता है। तो आपका यहाँ सीएजी के लिए भी जो वारंट जारी होता है। अब हम लोग शपथ की बात करते हैं दोस्तों। तो इसका शपथ भी जो है कौन दिलाते हैं, तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ये लेते हैं यानी शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं आपके सीएजी। तो ये हो गया दोस्तों आपका शपथ से संबंधित जानकारी। अब हम लोग जो है शपथ हो गया, तो जो भी महान पद है, जो भी भारतीय संविधान में बड़े पद है, महत्वपूर्ण पद है, तो उनकी नियुक्ति शपथ से संबंधित भी यानी संविधान में जिक्र किया गया है। फिर अगर वह यानी उनके हटाने की भी विधि दी गई है, यानी अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा पद है तो वह उनके कार्य भी बड़े होते हैं, और वह बड़ा पद पर रहते हुए व्यक्ति जब गलत करने लगे तो वह उनकी गलती भी बड़ी होगी। तो इसलिए जो है इन सारे पदों पर क्या किया गया है दोस्तों, कि इन सारे पदों को हटाने की विधि जो हमारे संविधान में दी गई है। अगर हटाने की बात करें, यानी हटाने की विधि की अगर हम लोग बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसको हटाने की विधि दी गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान जो है यह पद जो है सृजित किया गया है। क्योंकि इसको हटाने की विधि कैसी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, यानी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रकार जो है इसे यानी सीएजी को भी हटाया जा सकता है। दोस्तों जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। अभी इन शॉर्ट में ये जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है दोस्तों, वह लोकसभा में 100 चाहिए, लोकसभा में, और राज्यसभा में आपको 50 मेंबर चाहिए, यानी प्रस्ताव पारित करने के लिए। तो इस विधि से क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की विधि के अनुसार ही क्या है दोस्तों, आपका सीएजी को हटाने की विधि निर्धारित की गई है हमारे संविधान में। अब हम लोग जानेंगे कार्यकाल। तो दोस्तों कार्यकाल के बारे में जो हमारे संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, चूँकि इसकी योग्यता और कार्यकाल के बारे में यानी सेवा शर्त जो है संसद के ऊपर छोड़ा गया है, संसद इसका निर्धारण करेगी, संविधान में यह वर्णित है। तो संसद के द्वारा जो है दोस्तों आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। तो अब समझिए जो पहले हो, 6 वर्ष तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि 6 वर्ष का उसका कार्यकाल हो। अब 65 वर्ष जो पहले, नहीं 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले हो तो वह क्या होगा, उसका कार्यकाल होगा सीएजी का। तो मान लीजिए कि 60 से यानी 59 अगर होता है किसी व्यक्ति का उम्र, तो वह 65 वर्ष तक क्या कर सकते हैं, वह जॉब कर सकते हैं, तो उनका 6 साल आपका पूरा हो जाएगा। किंतु अगर कोई व्यक्ति 61 साल या 62 साल का है
तो वह क्या होगा, 6 साल शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका 65 वर्ष जो है पहले पूरा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा तो वह उसके अकॉर्डिंग जो है वह उनका कार्यकाल होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों कार्यकाल। अब हम लोग जो है यानी कार्यकाल, शपथ, योग्यता, हटाने की विधि, ये सब जानने के बाद अब हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, तो आपका इसके कार्य यानी सीएजी के क्या कार्य है। लेकिन कार्य को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ और जानेंगे दोस्तों, एक होता है लेखांकन यानी कि आपका अकाउंटिंग, एक होता है आपका लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग। तो दोस्तों ये लेखांकन और लेखा परीक्षण को अगर हम लोग समझ जाएंगे तो सीएजी के कार्य को भी बेहतर तरीके से समझेंगे। तो लेखांकन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको 10,000 रुपया दिया गया, तो आपको 10,000 रुपया अगर आपके पेरेंट्स ने दिया आपको खर्च करने के लिए, तो उस पैसे को आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, किस किस मद में खर्च किया, वो जो आप ब्यौरा अपने पेरेंट्स को देते हो, तो वो हो गया आपका लेखांकन यानी अकाउंटिंग का कार्य हो गया। वहीं लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग की अगर बात करें तो ऑडिटिंग में हो जाएगा कि जो पैसे आपको दिए गए और जिस मद में खर्च किया आपने, तो वो सही तरीका था खर्च करने का, मितव्ययता का आपने ख्याल रखा कि नहीं रखा, या उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। तो ये हो गया आपका ऑडिटिंग। यानी ये दोनों जस्ट ऑपोजिट है। यानी अगर लेखांकन आपका खर्च का ब्यौरा देना है तो वो उस खर्च को सही तरीके से खर्च किया गया कि नहीं, ऑडिटिंग ये कार्य है। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, हमारा संविधान जो लागू हुआ आपका 1950 में, तो 1950 से लेकर के आपका 1976 तक जो ये ऑडिटिंग और आपका अकाउंटिंग, ये दोनों कार्य कौन कर रहे थे दोस्तों, तो सीएजी कर रहे थे। और सीएजी के बारे में और एक महत्वपूर्ण चीज़ जानिए दोस्तों, ये जो पद होता है सीएजी का, ये पूरे भारत में एक ही पद है। मीन्स हम लोग जानते हैं कि भारत में 2 तरह की सरकारें होती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर भी यही सीएजी कार्य करते हैं और राज्य स्तर पर भी। यानी कि ये जानिए कि केंद्र स्तर के लिए अलग सीएजी की व्यवस्था नहीं है और राज्य स्तर पर लिए अलग सीएजी की व्यवस्था नहीं, बल्कि दोनों के लिए एक ही सीएजी है। और वो दोनों जो है आपका अकाउंटिंग और ऑडिटिंग यानी ये राज्य के लिए भी करते हैं और केंद्र के लिए भी करते हैं। तो आपका 1976 में एक बहुत भारी मांग उठी नेताओं के द्वारा, विभिन्न पार्टियों के द्वारा, कि जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य जो है अलग अलग किया जाए। तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि ये जो अकाउंटिंग का काम है ये तो मतलब सीएजी से छीन लिया गया। मीन्स आपका ये ऑडिटिंग का कार्य जो है आपका सीएजी के अंदर रखा गया और ये अकाउंटिंग का कार्य जो है सीजीए के अंदर रखा गया। एक पद का सृजन किया गया जिसे हम लोग कंट्रोलर जनरल इन द अकाउंटिंग, यानी एक पद का सृजन किया गया जिसे सीजीए के नाम से जानते हैं और फुल फॉर्म कहिए तो कंट्रोलर जनरल इन द अकाउंटिंग। तो ये पद का जो सृजन किया गया तो वह लेखांकन का कार्य करेंगे, ऑडिटिंग का कार्य जो है सीएजी को सौंप दिया गया। तो यहाँ पर भी एक मुश्किल ये है दोस्तों कि जब राज्यों को पूछा गया कि आप भी जो है ये अकाउंटिंग का कार्य आप उसके लिए अलग व्यक्ति को दीजिए, तो राज्यों ने क्या किया, मना कर दिया। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है दोस्तों, वर्तमान स्थिति में जो राज्यों के लिए तो यानी लेखांकन और ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षण और लेखांकन का कार्य कौन कर रहे हैं, सीएजी ही कर रहे हैं। किंतु केंद्र स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो केंद्र स्तर पर जो है सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य जो है आपका सीएजी कर रहे हैं और आपका
अकाउंटिंग का कार्य कौन कर रहे हैं, CGA कर रहे हैं। तो ये अंतर बिल्कुल समझ लीजिए, इसको बिल्कुल याद रखिए क्योंकि प्रश्न इससे भी जोड़ करके पूछता है। यानी केंद्रीय स्तर पर जो है ऑडिटिंग सिर्फ कर रही है CAG, और राज्य स्तर पर जो है अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो है दोनों CAG कर रहे हैं। तो ये अंतर आप याद रखिए क्योंकि प्रश्न जो है बहुत बार इससे भी, यानी अभी एग्ज़ाम में डीपली प्रश्न पूछने का जो है पैटर्न चल पड़ा है, तो इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, इसके कार्य को जानेंगे। कार्य एवं शक्तियाँ। आपका 149 में इसका जिक्र किया गया है। तो कार्य की बात करें दोस्तों, तो पहला जो कार्य है इसका हो जाएगा आपका लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र एवं राज्य। हम लोग जानते हैं दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो है लेखा परीक्षण का कार्य करती है CAG। तो लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो कार्य करते हैं आपका CAG। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है संचित निधि, जिसका वर्णन हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 266 में किया गया है। और आपका आकस्मिक निधि, तो इस पर जो धन व्यय होता है उसका ब्यौरा कौन रखते हैं, तो आपका CAG रखते हैं। तो एक कार्य होगा लेखा परीक्षक के रूप में, यानी केंद्र और राज्य स्तर पर लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं CAG। दूसरा हो गया संचित निधि, जिसका वर्णन 266 आर्टिकल में किया गया है, और आकस्मिक निधि जिसका वर्णन 267 आर्टिकल में किया गया है। तो ये राज्य स्तर पर भी, यानी राज्य स्तर पर भी संचित निधि और आकस्मिक निधि के धन व्यय का ब्यौरा रखेंगे आपका कैग, और राज्य स्तर और केंद्र स्तर दोनों पर जो है, यानी केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी जो है धन का ब्यौरा रखेंगे आपका कौन, आपका CAG। ये हो गया आपका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है, यानी कि कैग जो है दोस्तों केंद्र स्तर पर अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को। यानी केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैग जो है आपका केंद्र के लिए भी कार्य करते हैं और राज्य के लिए भी कार्य करते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर को किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेंगे। और ये राष्ट्रपति क्या वो उस रिपोर्ट को कहाँ पेश करेंगे दोस्तों, संसद में। और संसद में राज्य सभा और लोकसभा दोनों के सामने, यानी दोनों के पटल पर यह रखा जाएगा। उसके बाद जो है इस पर डिस्कशन चलेगा। वहीं अगर राज्य स्तर की बात करें हम लोग, तो राज्य स्तर पर जो है राज्यपाल को जो है कैग अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और राज्यपाल ये रिपोर्ट कहाँ पेश करेंगे, तो आपका विधान मंडल में। और यहाँ पर जो है इसके ऊपर डिस्कशन चलेगा, यानी सरकार के आय और व्यय का जो ब्यौरा का डिस्कशन केंद्रीय स्तर पर संसद यानी लोकसभा राज्यसभा में, और राज्य स्तर पर विधानमंडल में इस पर जो है चर्चा चलेगी। तो ये चौथा महत्वपूर्ण कार्य हो गया। एक और कार्य है दोस्तों, संसद में कई समितियां होते हैं। एक होता है लोक लेखा समिति, तो इसका भी कार्य है जो लगभग कैग के समान ही होता है दोस्तों। तो इसका मार्गदर्शक दार्शनिक और मित्र के समान, या आँख कान नाक भी कह सकते हैं, यह भी संविधान में वर्णित है। इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो है CAG का पद जो है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक दार्शनिक और मित्र के रूप में जो है उसका कार्य करते हैं, यानी उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसका पथ प्रदर्शक होते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। कार्य में हमने क्या देखा, पहला लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कार्य करते हैं। संचित निधि और आकस्मिक निधि के धन का ब्यौरा देते हैं वह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर।
और केंद्र स्तर पर जो है अपनी रिपोर्ट कहाँ सौंपते हैं, तो संसद में। और संसद में लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, इस पर डिस्कशन चलता है। वहीं राज्यपाल को राज्य स्तर पर रिपोर्ट सौंपते हैं और राज्यपाल कहाँ पेश करते हैं, तो आपका विधान मंडल में। और विधान मंडल में जो इस पर डिस्कशन चलता है। और लोक लेखा समिति के ये मार्गदर्शक, दार्शनिक और मित्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोस्तों आपका कार्य से संबंधित बातें हो गई। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से संबंधित। आप लोग प्रश्न उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कोई बुक लीजिए और इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको PDF दूँ, और ताकि आपकी तैयारी को जो है बेहतर रंग मिल सके। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, फिर किसी अन्य क्लास में। तब तक के लिए